Jai Hind friends, let's start. Which one of the following is which one of the following group of plants are domesticated in the New World and introduced into the Old World? तो दोस्तों न्यू वर्ल्ड मतलब जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला रीजन है ना उसे कहा जाता था न्यू वर्ल्ड। और ओल्ड वर्ल्ड मतलब जो एशिया फिर अफ्रीका एंड यूरोप वाला जो रीजन है उसे कहा जाता था ओल्ड वर्ल्ड। अभी जो प्लांट्स इंट्रोड्यूस हुए थे ना न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में तो उसे कहा जाता है कोलंबियन एक्सचेंज। अभी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है। अभी ऑप्शन बी में क्या बताया इन्होंने कॉटन। सी में भी क्या है कॉटन। हमें पता है कॉटन तो ओल्ड वर्ल्ड में पहले से ही था तो बी और सी तो गया। ठीक है अभी बचे ए और डी। रबर कॉफी वीट। अभी देखो वीट भी ओल्ड वर्ल्ड में ऑलरेडी था तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अभी ये जो रबर है तो रबर कौन से देश का नेटिव है तो ये ब्राजील का नेटिव है। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर स्टेट। पहले समझते पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। इन दोनों फैक्टर पे पावर्टी लाइन डिपेंड होती है। तो पावर्टी रेट वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पहले पावर्टी क्या रहता है। पावर्टी रेट रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ईच स्टेट। ओके। ऑप्शन भी क्या बताता है प्राइस लेवल वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्रॉस स्टेट प्रोडक्ट ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस rather than इकोनॉमिक आउटपुट। तो मतलब ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अभी ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तो ये सब्सिडियरीज गुड्स रिलेटेड है। ये भी नहीं। बचा ए और बी। अभी देखो आपने सुना होगा कि देखो अभी महाराष्ट्र में एक आदि एक चीज है वो सपोज 50 रुपए में मिलती है। ठीक है। बट वही चीज आपको सपोज बिहार में वो आपको 35 रुपए में मिल सकती है। ठीक है। ड्यू टू वेरियस फैक्टर। तो ये प्राइस लेवल क्या कर रही है वैरी हो रही है स्टेट टू स्टेट। और इस अभी देखो ये जो गुड्स थे ना सपोज मुंबई महाराष्ट्र में जो 50 रुपए में गुड्स और सर्विसेज मिलती थी बट वही सर्विसेज बिहार में 35 में मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है ये कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे इसका इम्पैक्ट होगा। मतलब जैसे जैसे प्राइस लेवल वैरी हो रही है उसी तरह से क्या होगा पावर्टी लाइन भी मतलब पावर्टी लाइन भी क्या होती है चेंज होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली डबल हम कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली वन वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ठीक है। अभी देखो ओनली 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 बट यहाँ पे कहीं नन ऑफ द अबव ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। मतलब इन तीनों में से एक तो सही होगा ही। देखो एशियाटिक लायन हमने पढ़ा था गिर नेशनल पार्क गुजरात में। अभी तक इस पर ये थर्ड टाइम क्वेश्चन है। ये तो सही है। मतलब ये है तो ये गया। अभी 1 1 3 1 2 3 डबल हम कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली इंडिया नहीं डबल हम कैमल ही ये इंडिया के साथ साथ अफ्रीका फिर जो सेंटर एशिया वाला रीजन है वहां पर स्पेशली देखो गोबी डेजर्ट है ना वहां पे सबसे ज्यादा हमें डबल हम कैमल देखने को मिलते हैं। इंडिया में लद्दाख साइड में हमें देखने को मिलते हैं। ओके बट यहाँ पे ओनली कहा था तो ये स्टेटमेंट गलत है। वन हॉर्न राइनो बराबर है इंडिया में पाए जाते हैं बट सिर्फ इंडिया में पाए जाते नहीं साथ ही साथ ये
नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfur aerosol into the stratosphere? अभी देखो इससे क्या होता है, creating the artificially rain in some region, reducing the frequency and intensity of tropical cyclone, reducing the adverse effect of solar wind in the earth, reducing the global warming। देखो सबसे गलत कौन से लग रहे हैं, बी और सी तो गलत लगेंगे। क्या बोलते हैं कि ये रिड्यूस करेंगे साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की। देखो अभी तक ऑलवेज रिमेंबर दैट नेचर स्मार्टर देन पीपल। ठीक है, इतने भी इंसान अभी एडवांस नहीं हुए कि वो साइक्लोन को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर देख से थर्ड में क्या बता रहा है उन्होंने, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड, सोलर विंड की एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, ये भी इंसान के अभी तक बस में नहीं है। तो बी और सी तो गए, भी बचा ए और डी। हमें पता है आर्टिफिशियली रेन, सॉक्स और नॉक्स हमने पढ़ा था ये। ठीक है, और आर्टिफिशियल रेन होने के लिए क्या क्या आवश्यकता रहती है, तो उसके लिए लगता है सिल्वर एंड पोटेशियम आयोडाइड, फिर ड्राई आइस, या फिर ड्राई आइस किससे बनता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर साल्ट पाउडर। ये रिक्वायर रहते हैं आर्टिफिशियली रेनफॉल के लिए। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमें क्या देखता है, मिलता है ओजोन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अभी एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमें सीरस क्लाउड जो बोले हैं उन्होंने, जब सीर जस्ट अ मिनट मुझे, हम्म, जब सीरस क्लाउड ठीक होते हैं, अब ठीक कब होंगे, जब हीट ट्रैप होती है। जब हीट ट्रैप होगी तो क्या होगा, मोर वार्मिंग होगी। बट सीरस क्लाउड में या फिर सीरस क्लाउड जब थिन होंगे तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण हीट ट्रैप नहीं होगी। ठीक है, और जो इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल है ना, जब इंजेक्ट ऑफ सल्फर एरोजोन, इससे क्या होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यानी कि जब थिन साइरस क्लाउड थिन होगा तो हीट ट्रैप नहीं होगी। मतलब क्या हो रहा है, वो हीट ट्रैप नहीं होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, और इंजेक्शन ऑफ सल्फर एरोजोल से टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो रही है। तो आंसर डी इज द करेक्ट। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 23, फेमस प्लेस और कौन से रिवर पे है, पंढरपुर। अभी हम सबको पता है। ओके, स्पेशली जो महाराष्ट्र से है, पंढरपुर कहाँ पे है, चंद्रभागा। पंढरपुर पे अभी तक सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले वारकरी संप्रदाय पे क्वेश्चन आया था। तो पंढरपुर एक वैष्णवाइट प्लेस है। ठीक है, लॉर्ड विठल का यहाँ पे टेम्पल है। लॉर्ड विठल मतलब ही विष्णु भगवान के अवतार। तो एक तो सही है, एक सही है, मतलब ऑप्शन बी गया। अभी बच्चे देखते हैं अभी। ठीक है, तिरुचिरापल्ली। देखो तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है वो नहीं पता मुझे भी, बट हम्पी कहाँ पे है वो मुझे पता है, तुंगभद्रा रिवर पे। तो थर्ड तो गलत है, थर्ड गलत ये गया। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तिरुचिरापल्ली कावेरी पर है। हम्पी पर अभी तक ये 3 से 4 बार क्वेश्चन है, और मैंने हमेशा बताया था कि हम्पी विजयनगरा एम्पायर, हरिहर एंड बुक्का इन्होंने फाउंड किया था। फेमस किंग कौन सा है विजयनगरा एम्पायर का, तो वो है कृष्णदेवराया। ठीक है, अभी हम्पी में कौन कौन से टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो वहां पे द्रविड़ा आर्किटेक्चर ज्यादा फेमस है। विरूपक्षा टेम्पल है, फिर विट्ठल टेम्पल है। अभी इस विट्ठल टेम्पल को पंढरपुर वाले विट्ठल टेम्पल से कंफ्यूज मत करना। फिर यहाँ पे लोटस महल भी है। ठीक है, ओके, हाँ। अभी तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो चोला रीजन में सबसे ज्यादा ये थी, प्रोमिनेंट थी। ठीक है,
ये आज के तमिलनाडु रीजन में हमें देखने को मिलती है। और तिरुचिरापल्ली में एक टेम्पल है, काफी फेमस है। उस टेम्पल का नाम है श्री रंगनाथ टेम्पल। ठीक है। अभी अभी बचा मालप्रभा के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे। तो मालप्रभा रिवर मालप्रभा रिवर फ्लोज थ्रू बदामी एंड आइवोल। ये जो बदामी है, या फिर उसे ही वाटपी कहा जाता था। ठीक है, ये कैपिटल थी चालुक्य डायनेस्टी। ओके। और आइवोल एक इंपॉर्टेंट सिटी थी चालुक्य के रीजन में। ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 26 क्या बता रहे हैं? इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। ठीक है, टर्म्स इन न्यूज वाला क्वेश्चन है, उस टाइम का करंट अफेयर बेस्ड होगा। अभी पायरोलिस, अभी मैं पहले बताऊंगा पायरोलिस से क्या हो। पायरोलिसिस, तो इससे डिकम्पोजिशन, जो कचरा होता है ना, उसको डिकम्पोज करते हैं एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर रहता है 430 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है विदाउट वाटर होती है। ठीक है, विदाउट वाटर उसे बर्न किया जाता है। ठीक है, बर्न किया जाता है, मतलब ये क्या है, वेस्ट टू एनर्जी एक टेक्निक है। ओके। अभी प्लाज्मा गैसिफिकेशन में क्या होता है? तो इसमें हाई थर्मल प्रोसेस। ठीक है। फिर जो सिन गैस रहता है या फिर सिंथेटिक गैस जो रहता है, इसका इस्तेमाल होता है मशीन को पावर देने के लिए। ओके। तो ये भी क्या है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक ही है। अभी ये जो ऑप्शन बी है ना, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, तो याद रखना शेल गैस फ्रैक्चरिंग इज देयर। ओके। रियर अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा चाइना में पाए जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, which which of the following are the अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं? ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है ये काफी टफ क्वेश्चन है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर में क्या क्या आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। अभी ये जो प्लेसेस है ना, मुदियार, नेयार, पे, ये जो सभी है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं वो हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें पूछ सकते हैं कि पेयर में, यहाँ पे देखो पेयर देंगे, और मुदियार लोकेटेड कहाँ पे है, या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो पूछ सकते हैं, तो हम एक बार देख लेंगे। तो नेयार है केरला में। अभी देखो इसमें ना थोड़े प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट। पेपरा एंड नेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी केरला में है। कलक्का मुदी ये जो कलक्का टाइगर रिजर्व है ना, ये तमिलनाडु में है। ये देखो मुदुमलाई, ये भी तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? देखो अभी ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सत्यमंगलम एंड वाइल्ड लाइफ, सत्य सत्यमंगलम एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कनेक्ट करती है ईस्ट एंड वेस्ट घाट को, जो कि कर्नाटका में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। सत्यमंगलम एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्ट एंड वेस्ट घाट को कनेक्ट करती है। ओके। वेस्ट घाट, ईस्ट घाट यहाँ पे है कर्नाटका वाले रीजन में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। ओके। अभी कौदिन्या, आंध्र देखो कौदिन्या, गुंडला ब्रह्मेश्वरा एंड पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों भी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। मुकुर्ती नेशनल पार्क केरला में है। ठीक है। फिर उसके बाद कावल एंड श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ये हमें तेलंगाना में मिलती है। और नागार्जुन सागर सिरिसेलम टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे जो टाइगर्स हैबिटेशन है ना वो क्रिटिकल सिचुएशन में है फिलहाल के लिए। ओके। अभी अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि वेस्टर्न घाट के साउथ वाले रीजन में हमें मिलती है, स्पेशली केरला एंड तमिलनाडु वाले रीजन में। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 29, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरली फाउंड कहाँ पे है? ब्लू फिन महासीर, अभी ये ना फिश है। ओके। 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन, 2024 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्ट, और 2023 या फिर 22 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। तो ब्लू फिन महासीर उस टाइम काफी न्यूज में थी 2018-19 में। ये कावेरी रिवर में ही पाई जाती है। और ये जो फिश है ना वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर इरावदी डॉल्फिन, चंबल रिवर, अभी तक ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके। ये चंबल में नहीं, चंबल में क्या है, फ्रेश वाटर घड़ियाल आते हैं। और इरावदी डॉल्फिन हमें साउथ ईस्ट एशियन रीजन में देखने को मिलती है, और इंडिया में स्पेशली चिलिका लेक। चंबल रिवर मध्य प्रदेश वाले रीजन में है। रस्टर स्पॉटी कैट, अभी देखो अगर आपको ये पता भी नहीं है पर इतना तो पता होगा कि ईस्टर्न घाट काफी बड़ा है। इतने बड़े इस और उन्होंने इतने बड़े ईस्टर्न घाट में एक एक इतने एनिमल्स हो गए। तो इस तरह से वाइडर लेवल पे आप सोच सकते थे ना, और सोचोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये भी सही है। और ये इरावदी डॉल्फिन तो हमने काफी बार पढ़ा था, क्योंकि कि चंबल में क्या मिलता है, घड़ियाल। घड़ियाल कितनी बार क्वेश्चन में आया था, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ब्लू फिर महासिर ये तो फिश है। ओके। और कावेरी रिवर में है। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके। अभी ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, ये फ्री के मार्क्स है। Some species of the turtle are herbivorous. Some species some fish are herbivorous. Some species of marine animal are herbivorous. Some species of snake are viviparous. सम कहा है उन्होंने। ठीक है। मतलब अगर इतने थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज में एक भी स्पीसीज ने ये फॉलो नहीं किया तो ये सम वाली कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अभी ये क्वेश्चन टर्म्स इन न्यूज वाला क्वेश्चन है, माइक्रोबेड्स पर डिपेंड। ओके। द ग्रेटर कंसर्न अबाउट माइक्रोबेड दैट आर रिलेटेड इनटू द इन्वायरमेंट। तो देखो माइक्रोबेड कॉमनली यूज इन कॉस्मेटिक। और ये किस चीज से बना होता है, तो ये प्लास्टिक से बना होता है, स्पेशली पॉलीथेलिन पेट्रोकेमिकल, जो कि इन्वायरमेंट में हजार्डस है। और इसी के कारण हार्मफुल इम्पैक्ट टू मरीन इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। ये एक्चुअली क्या हुआ था 2018-19 वाले टाइम पीरियड में, श्रीलंका के वहां पे एक ये छोटे छोटे जो रहते हैं ये, वो उसका कंटेनर कुछ तो सी में ये हुआ था, मतलब डूब वगैरह गया था, तो उस टाइम ये न्यूज में था। ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 31। 31 अगेन, ये जो क्वेश्चन है ना ये टफ कैटेगरी का है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल हम पढ़ते नहीं हैं। There recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be sustainable source of। अभी ये हिमालयन नेटल टेक्सटाइल फाइबर के लिए यूज होता है। ठीक है। अब ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें कोई लॉजिक कुछ गेसिंग कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। टर्म्स इन न्यूज में था। और ये क्वेश्चन नंबर 34, which one of the following statement are correct about the deposit of methane hydrate? पहले समझते हैं कि ये मीथेन हाइड्रेट क्या होता है। ठीक है। अभी देखो जो सी फ्लोर रहता है ना, तो सी फ्लोर में लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन ट्रैप होता है।
क्यों ट्रैप होता है? क्योंकि वहां पे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। तो ये जो मीथेन ट्रैप इन सी, जो सी बेड में जो मीथेन ट्रैप होता है ना, वो धीरे धीरे करके आइस साइकिल में कन्वर्ट होता है, और इसी से बनता है मीथेन हाइड्रेट। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे अभी। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। माइट भी मतलब पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो एक सही है, तो बी गलत है। लार्जर डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्राइड आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। लार्जेस्ट डिपॉजिट बोला है उन्होंने, ओके, ऑल डिपॉजिट नहीं बोला, या फिर ओनली इन दिस प्लेस, इस तरह से भी नहीं बोला उन्होंने। तो ये पॉसिबिलिटीज बता रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। बचा स्टेटमेंट थ्री, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और 2 डिकेड। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज या फिर रिमोट सेंसिंग डेटा यूज। अभी सैटेलाइट इमेज और डेटा कहाँ पे यूज होता है? क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, greenhouse gas emission from rice paddy of a specific location, land surface temperature of a specific temperature। अभी देखो, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक, यहाँ पे भी स्पेसिफिक, और क्वेश्चन के तीनों भी ऑप्शन की थीम देखो। क्लोरोफिल मतलब इन्वायरमेंट, प्लांट रिलेटेड, वेजिटेशन रिलेटेड, यहाँ पे भी ग्रीन हाउस, प्लांट रिलेटेड। लैंड सरफेस टेम्परेचर, ये तो लैंड पे ही तो वेजिटेशन आएगा, मतलब ये तीनों भी एक दूसरे से लिंक वाले ऑप्शंस है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभी देखो ये क्लोरोफिल में मतलब क्या क्या रहता है वगैरह, उस टाइप के क्वेश्चन ना यूपीएससी में नहीं पूछती। ठीक है, तो वो मतलब नहीं है कि मैं क्लोरोफिल के बारे में आपको पूरी जानकारी देते बैठूं, वो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं इसके लिए। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बताया है कि उन्होंने विथ रेफरेंस टू स्टेट मेंशन अबव इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेन फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। परसेंटेज वाइज बताया मैंने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, एरिया वाइज कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में है सबसे 41%, मध्य प्रदेश है 25%। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज वाइज चल रहा है। ओके, और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश एरिया वाइज मैंने टॉप बताया था। ठीक है, महाराष्ट्र 16%, उड़ीसा है 32%। ये सभी परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ मैं। पहले आएगा, पहले कौन सा हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है? तो महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा एंड आएगा छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 35, which of the above are released into atmosphere due to burning of crop biomass residue। ठीक है, अभी देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, ये तीन तो कंफर्म आते हैं। ओजोन को कभी देखो डाउट आएगा कि यार ओजोन तो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, यहाँ पे कैसे आएगा? वो हो सकता है एग्जाम प्रेशर में इस तरह से डाउट भी आ सकते हैं। बट देखो, एग्जामिनर ने 1 2 4 वाले ऑप्शन दिया है क्या? 1 2 4 नहीं दिया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर, ओके, 36, सी और बॉर्डरिंग कंट्री। अभी देखो, अभी पहले पूरे सीज देखते हैं। ओके, रेड सी, रेड सी को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, डेजी। ओके, आपको ये जो रेड सी है, अभी जो भी सी में अपन डिस्कस करेंगे ना,
वो आपको एक बार मैपिंग देखनी पड़ेगी उनकी। ठीक है। रेड सी में डेजी मतलब जिबो जिबो सॉरी, जस्ट मिनट। जिबूती, ठीक है। ई फॉर इरिट्रिया, यस फॉर सूडान, दूसरा यस जो है वो उसके लिए सऊदी अरेबिया, ई फॉर इजिप्ट एंड वाई फॉर यमन। ओके, रेड सी कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है? जिबूती, फिर इरिट्रिया, सूडान, साउथ साउथ अरेबिया, सऊदी अरेबिया, उसके बाद इजिप्ट एंड वाई फॉर यमन। ओके। अभी कैस्पियन सी को देखेंगे। कैस्पियन सी को याद कैसे रखेंगे? तो तारिक, TARIK, मतलब तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। फिर से एक बार करेंगे। तारीख, कैस्पियन सी को हमने तारीख दी है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। ठीक है। अभी ब्लैक सी, ब्लैक सी को याद रखेंगे ट्यूबॉर्ग से। तुर्की, फिर यूक्रेन, फिर बल्गेरिया, रोमानिया, रशिया एंड जॉर्जिया। तुर्की, यूक्रेन, बल्गेरिया, रोमानिया, रशिया एंड जॉर्जिया। ठीक है। अभी बचा है हमारा ब्लैक सी हुआ, रेड सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी के लिए कोई ट्रिक तो है नहीं। इटली, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविनिया, फिर मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, स्लोवेनिया। तो अल्बानिया, ये तो स्टेटमेंट सही है, वन इज द करेक्ट है। ओके। ब्लैक सी हमने अभी डिस्कस किया था। ब्लैक सी क्या कौन सा है? ट्यूबॉर्ग, तुर्की, यूक्रेन, फिर बल्गेरिया, रोमानिया, रशिया और जॉर्जिया है। तो क्रोएशिया तो है नहीं, मतलब ये गया। कैस्पियन सी अभी हमने डिस्कस किया था। तारिक, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान था, ये भी। अभी मेडिटेरियन सी में लगभग 21 कंट्रीज है। अभी तक देखो, मेडिटेरियन सी 4 बार पूछा है। तो हमें इसकी मैपिंग देखना इम्पोर्टेंट है, देखो। ठीक है। तो आप कोई भी ऑनलाइन ना सिर्फ मेडिटेरियन सी भी डाल दोगे ना, तो वहाँ पे आपको काफी अलग अलग मैप्स वगैरह आ जाएंगे। आप एक बार गो थ्रू कर लेना इससे। ठीक है। तो मेडिटेरियन सी से मोरक्को आता है, ये भी सही है। और रेड सी से डेजी, डेजी में कौन कौन सी है? जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, उसके बाद इजिप्ट एंड यमन। तो सीरिया नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो इसका आंसर है 1, 3, 4, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। अभी ये तो हो गया हमारा एनालिसिस। अभी थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। अभी देखो, एक रीजन है, लेवेंथ रीजन। ये काफी बार न्यूज में रहता है, और ये क्यों न्यूज में है वो जब मैं आपको बताऊंगा ना, तब आपको समझ में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेवेंथ रीजन, इस लेवियांत देखो, अभी थोड़ा प्रोनाउंस मेरा गलत भी हो सकता है। ओके, कोई लोग इन्हें लेवेंत बोलेंगे, कोई लिवियांत बोलेंगे। ठीक है। ये जो रीजन है ना, इस रीजन को एक और नाम है नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरेबियन प्लेट। अभी इस रीजन में कंट्रीज है सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिर इजराइल, पैलेस्टाइन और टर्की। अब ये सीरिया, जॉर्जिया, इजराइल, ये टर्की, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं। और ये इजराइल वाला जो सीन चल रहा है ना अभी, तो इससे वजह से ये सबसे मतलब 2020 से ये न्यूज में है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। अभी ये एक चीज याद याद रखना, ये इसे क्रॉस रोड ऑफ वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया टू ईस्टर्न मेडिटेरियन सी एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका भी कहा जाता है। इसके इस साइड में आता है क्रॉसवे ऑफ वेस्टर्न एशिया
एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन रीजन और मेडिटेरियन रीजन आता है, ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो कंट्रीज है ना, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इसराइल, वो वाली चीजें याद रखना। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 39। इन इंडिया द यूज कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड triazopos is used with the appropriation chemical are used in, ठीक है। अभी ना ये क्या है कार्बोफ्यूरॉन, मैं भी मतलब सपोज मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथीनोन। अभी ऑप्शन देखते हैं। पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसीड फूड, फ्रूट राइपनिंग एजेंट, मॉइस्चरिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स। अभी देखो फ्रूट राइपनिंग एजेंट तो होगा ही नहीं, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है ये फ्रूट राइपनिंग के लिए ये चीजें तो यूज नहीं होती, ठीक है। प्रिजर्वेटिव ऑफ प्रोसीड फूड, प्रिजर्वेशन के लिए कभी मिथाइल, कुछ आपने सुना है कभी मिथाइल यूज होता है? नहीं यूज होता। कार्बोक्सिल नहीं होता। साल्ट यूज होता है या फिर कोल्ड स्टोरेज हाउस होता है, तो ये भी नहीं होगा। मॉइस्चरिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स, कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैरासाइट। देखो नाम ही एकदम खतरनाक लग रहे हैं कि ये ट्रायोजोन, तो ये तो मतलब कार्बो फ्यूरॉन, मिथाइल, ये तो इमिशन करने वाले हैं, ये है ना, गैसेस है। तो कॉस्मेटिक्स में अगर ये इस तरह से यूज करेंगे तो स्किन को डैमेज नहीं करेगा, ये गलत है। ठीक है, आपको ये भी लॉजिक नहीं समझ में आया होगा, तो ये याद रखना, ये जो तीनों भी ऑप्शंस है ना, प्रिजर्व करना है फूड को, फ्रूट राइपनिंग एजेंट है, फिर मॉइस्चरिंग एजेंट, ये तीनों भी ना कैसे एक एक टोन में लग रहे हैं, ये तीनों भी ऑप्शन है ना एक टोन में लग रहे हैं, ओके, हेल्थ को हजार्डस नहीं लग रहे। बट ये जो है ना पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, ये थोड़ा ऑड ऑप्शन लग रहा है। पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, माना पेस्टिसाइड हम क्यों करते हैं, बट पेस्टिसाइड से सबसे ज्यादा इमिशन भी होता है, ये भी चीज, इस चीज को भी याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो दोस्तों, इसी लॉजिक, इसी थिंकिंग, इस तरह के थिंकिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्योंकि देखो कार्बोफ्यूरॉन क्या है, मिथाइल पैराथियोन क्या है, आप एग्जाम के आप इमेजिन करो, आप एग्जाम में बैठे हो, आप उस प्रेशर में ये चीजें याद कर पाओगे क्या? और ये पूरी चीजें आपने पढ़ी ही होगी, ये भी तो नहीं होगा ना, कितनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ओके, और जो हम पढ़ते, मतलब जो हमने पढ़ा है, ये मतलब 100% वही थोड़ी ना है कि हमारे स्कूल के एग्जाम थोड़ी ना है कि वो मैंने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। ओके, तो इस तरह से नहीं होता। अभी ना एक चीज मैं भूल गया आपको बताना। सी ऑफ एजोल कनेक्ट करता है सी ऑफ मारमारा थ्रू स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है। ओके, अभी सी ऑफ मारमारा एगियन सी को कनेक्ट करता है थ्रू दार्दनल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस को याद रखना, सी ऑफ एजोल कनेक्ट विथ स्ट्रेट ऑफ कर्चा, ओके, कर्सा, कर्सा से कनेक्ट करता है सी ऑफ मारमारा को, सी ऑफ मारमारा दार्दनल स्ट्रेट से कनेक्ट होता है आइगियन सी को, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, ओके। अभी क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है, तो वो इंडिया है। ग्लेशियर और रिवर, ठीक है। अभी ग्लेशियर और रिवर से पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 40, under the Ramsar Convention, it is a mandatory on the part of government of India to protect and conserve all the wetland in the territory of India। मैंडेटरी है, ट्रैप वर्ड है भाई। और ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल दोन 2010 वी आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, ठीक है। The Wetland Conservation and Management Rule 20, though 2010 also impasses the drainage area or
कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। ठीक है, अभी देखो थर्ड जो स्टेटमेंट है ना, वो क्या बता रहा है, वेटलैंड को, वेटलैंड क्या होता है वो डिफाइन कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो वेटलैंड होता ही है इनका, ओके, ड्रेनेज एरिया रहता है कैचमेंट एरिया ऑफ वेटलैंड। थर्ड तो सही है, वन तो गलत है। ठीक है, वन गलत है, थर्ड सही है। बचे टू, थ्री एंड थ्री। अभी जो स्टेटमेंट टू है ना, वो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स बनाए थे ना, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री इनके रिकमेंडेशन से बनाए हुए थे। ओके, और कंट्रीज आर सोवेरियन रहती है, तो कंट्रीज पे कोई चीज मैंडेटरी होती नहीं है कि उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हुए रूल्स को मैंडेटरीली फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्शन कुछ है, जैसे जब सेफ्टी आ जाती है। ओके, वो एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए और भी आगे करेंगे। ठीक है, अभी ग्लेशियर और रिवर के बारे में बताया है हमने। अभी यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पहले याद रखना, वो यमुनोत्री। ओके, और जो भद्रांच भंडारपूंछ ये जो रीजन है ना, वो लोकेटेड इन चंद्रा वैली, और ये दोनों भी कहाँ पे है, तो हिमालयन रीजन में आते हैं, तो ये एक सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ग्लेशियर यहाँ पर है। बारह शिगरी, बारह शिगरी जो है वो शेनाब। ठीक है, और ये जो बारह सिगरी है ना, मतलब जो चेनाब है ना, वो ओरिजिनेट होता है चोराबारी ग्लेशियर से। ठीक है, अभी मिलान, मिलान से, मिलान जो ग्लेशियर है वहां से ओरिजिनेट होती है गोरी गंगा रिवर। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली एक मिस्टेक हुई मेरे हाथ से, जस्ट अ मिनट। ये चेनाब रिवर सिरीग्री ग्लेशियर के वहां से ही ओरिजिनेट होती है। ये जो म- मांडकिनी जो रिवर है ना, उसका ओरिजिनेट होता है चोराबारी ग्लेशियर से। ठीक है, वो बोलने बोलने में मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी फॉर दैट। सियाचन कहाँ पे, तो ये हिमालय उत्तराखंड वाले रीजन में, तो निब्रू ये तो गलत है। ठीक है, जेमू, जेमू कहाँ पे है, अरे सॉरी, सियाचन ये सही वाला है। हिमाचल उत्तराखंड नुब्रा रिवर रहती है। ठीक है, तो ये नुब्रा वैली भी उधर है, हमने देखा है ऑलरेडी, तो ये सही है, ये सही है। अभी जेमू, तो जेमू से ओरिजिनेट होती है तीस्ता रिवर। तीस्ता इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तीस्ता पर दो बार क्वेश्चन आया है। मानस तो हमें पता है, मानस क्या है, मानस रिवर। ओके, मानस सरोवर भी है आसाम। तो ये तो हो गया। तो अभी कौन सा स्टेटमेंट सही था, ये कौन से ग्लेशियर थे, तो वन, टू और फोर। वन टू फोर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये थोड़े से टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस उन्होंने, मतलब काफी कंसेप्ट उन्होंने ऐड ओवर किए थे। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ पे होता है वो, या फिर उस ओरिजिनेट होने वाले ग्लेशियर के साइड वाला ग्लेशियर, या फिर उस रिवर को कौन सा ग्लेशियर वाटर, मतलब वाटर बॉडी भी है उसकी। तो काफी कंसेप्ट उन्होंने मिक्स किए थे। ओके, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू इन्वायरमेंट। अभी देखो एग्रीकल्चरल सॉइल कौन से सॉइल का टाइप है वो भी नहीं बताया, सिर्फ एग्रीकल्चरल सॉइल बताया है। ओके, एग्रीकल्चर सॉइल में कितने आते हैं, रेड सॉइल, रेगुर सॉइल, एलुवियल सॉइल, फिर एलुवियल के अलग अलग टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज काफी है कि उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज हो सकता है। ये स्टेटमेंट सही है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू इन्वायरमेंट, कौन सा कैटल, नाम ही नहीं दिया। ओके, कितने मल्टीपल कैटल्स है। ओके, इसमें से एक ने भी रिलीज किया तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो वो बन सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू इन्वायरमेंट, ये भी पॉसिबिलिटीज पर ही है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वन टू थ्री। अभी क्वेश्चन नंबर 42, what is the common to the place known as Aliyar, Isapur and कंगसाबाती। तो ये तीनों भी जो प्लेस है वो वाटर रिजर्व्स है,
अलियार ये हमें तमिलनाडु जो अन्नामलई हिल्स है ना, वेस्ट घाट वाले रीजन में पाए जाते हैं। ईसापुर, ईसापुर जो प्लेस है वहां से पैनगंगा, जो गोदावरी नद रिवर है उसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, वो ओरिजिनेट होती है। फिर कंसाबाती, तो कंसाबाती ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है उसके नजदीक। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 44, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन अ क्लाउडी नाइट? क्लाउडी नाइट में ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म क्यों नहीं होते? ठीक है। देखो, cloud absorb the radiation released from the earth surface, cloud reflect back to earth radiation। देखो, स्टेटमेंट टू पे देखो, जब क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो रेडिएशन होगा, रेडिएशन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ गया। और इन्होंने क्या कहा है, क्लाउडी नाइट। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो ड्यू फॉर्म बन सकते क्या, नहीं बन सकते। अभी जस्ट नॉर्मली देखो, आपने ड्यू ड्रॉप्स कब देखे थे? जब जो रात रहती है ना, वो ठंडी होती है। अभी स्टेटमेंट ए को देखो, क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलेटेड फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। अभी ये जो क्लाउड है एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, मतलब क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर कूल कर रहा है, टेम्परेचर कम कर रहा है। ठीक है, तो ड्यू ड्रॉप क्या बनेंगे, ड्यू ड्रॉप फॉर्म होंगे। तो हमें नॉट फॉर्म पूछा है तो बी इज द करेक्ट आंसर। बट अगर यहाँ पे याद क्या रखना है कि ड्यू ड्रॉप बनने के लिए क्वेश्चन कैन बी फॉर्म कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडियल कंडीशन फॉर द ड्यू ड्रॉप। तो उसके लिए हमें चाहिए क्लियर स्काई, फिर काम एयर, फिर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड जो हमने पहले बोला था कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट। इसलिए हम ड्यू ड्रॉप सबसे ज्यादा विंटर में देखते हैं। ओके, और ये जो बाकी है ना, अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन द क्लाउडी नाइट, क्या है, लो टेम्परेचर है, मतलब क्या है, टेम्परेचर कोल्ड एनवायरनमेंट है वहां पे। क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, इससे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये भी सुटेबल कंडीशन है ड्यू ड्रॉप बनने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि ये अभी अभी हमें इन्होंने ऑप्शन में ये दिया हुआ, नेक्स्ट टाइम इसी ऑप्शन को उठा के वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 45, 44th Constitution Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review। देखो, 44th नहीं था, वो 39th अमेंडमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, ये 1975 में हुआ था। ओके, अभी एक चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम ना एग्जामिनर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बीच में ही स्वैप करता है। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, ये काफी बार एग्जामिनर करता है। ओके, और उसका एक्सेप्शनल बोल सकते हैं हम, यहाँ पे 39 वाला है। The Supreme Court of India struck down the 99 Constitution Amendment Act to the Constitution of India as being violated of the independence of the judiciary। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये 2015 में सुप्रीम जो नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट सेटअप हुई थी। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि जो आर्टिकल 125 को अमेंड किया था ना पहले, तो उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ओके, दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोपोज्ड टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी या फिर HCNG एज फ्यूल फॉर द बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The main advantages of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide, elimination of carbon। इतना एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट उन्होंने यूज किया, इलिमिनेट करना है उनको डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड।
सीएनजी, मतलब ये तो फर्स्ट तो गलत है, ठीक है। फर्स्ट को हटा के देखेंगे अभी। फर्स्ट गया, ये गया, अभी 2 3 4 देखते हैं। एच सीएनजी एज अ फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं। और कहा नहीं कि सिर्फ ओनली रिड्यूसेस कार्बन, ओनली नहीं बोला उन्होंने, ओके, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इमिशन कर सकते हैं। ओके, अगर 0.1% भी रिड्यूस किया तो वो कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब दो तो सही होगा। हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद द सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस, कैन बी पॉसिबिलिटीज बता रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। Yet CNG make the fuel less expensive than CNG, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। ओके, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 46। अभी क्वेश्चन इतना बड़ा है, बट जितना बड़ा क्वेश्चन उतना क्वेश्चन इजी होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मोशन टू impeach a judge of a Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968। भाई, स्पीकर के पास पावर रहती है, वो डिस्क्रिशनरी पावर रहती है, उनको क्या एक्सेप्ट करना है और किस कौन से इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अभी एक चीज याद रखना, अभी याद आ गई मुझे, जो मनी बिल होता है ना, वो मनी बिल है या नहीं है, वो स्पीकर के सिग्नेचर से या फिर स्पीकर के सर्टिफिकेशन के बाद ही डिसाइड होता है। मतलब वो एक सुपर पावर कह सकते हैं स्पीकर की, समझने के लिए बोल रहा हूँ। एक डिस्क्रिशनरी पावर है स्पीकर की, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, अभी देखो एक चीज को याद रखना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफाइन किया है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो समझना वो स्टेटमेंट गलत ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये स्टेटमेंट गलत होता है। ओके, अभी मैं बताता हूँ ये, एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, हाँ। The detail of the process of impeachment of the judge of Supreme Court of India are given in the Judgment Inquiry Act 1968। ओके, डिटेल ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस बताइए कैसे इम्पीच करने हैं, इस आर्टिकल में देखते हैं। ओके, if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by the each house parliament supported by the majority total membership that house by not less than 2/3 of total members of that house and present and voting। अभी ये जो प्रोसेस है ना, ओके, ये प्रोसेस हुई यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और हमने काफी बार ये प्रोसेस है, प्रोसीजर ना पड़ी हुई है, ठीक है। अभी तक कौन थे इंडिया में, कौन से ही जज को इम्पीच नहीं किया, ठीक है। ना कि कोई प्रेसिडेंट को भी इंडिया में इम्पीचमेंट प्रोसीजर कभी फेस करनी नहीं पड़ी। तो थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट सही है। वैसे भी हमने देखा था कि वन और टू तो गलत है, वैसे गए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी नाइन्थ शेड्यूल किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। नाइन्थ शेड्यूल पे अभी तक का ये थर्ड क्वेश्चन है। ये 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, इन्होंने इस एक्ट में क्या इंट्रोड्यूस किया था, जो न्यू आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था, उस आर्टिकल का नाम है 31 सब क्लॉज बी और 31 सब क्लॉज ए। अभी क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। अंडर द which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for me mining to declare null and void। और देखो मेरे को ये कुछ भी पता नहीं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्राइबल पढ़ा, मेरे दिमाग में आया कि फिफ्थ या फिर सिक्स शेड्यूल के अंदर ही ट्राइबल के रिलेटेड है, ठीक है। फिर सिक्स शेड्यूल में क्या क्या है, एटीएम विदाउट मनी, आसाम त्रिपुरा, मणि आसाम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, ये आते हैं, सिर्फ मणिपुर नहीं आता। और फाइव फिफ्थ शेड्यूल में एटीएम को छोड़ के बाकी सभी स्टेट के SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन का काम फिफ्थ शेड्यूल में है। और सिक्स शेड्यूल में जो एटीएम वाले स्टेट्स है, आसाम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय, इनके SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी ये तो हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो नाइन शेड्यूल, यहाँ पे भी आया नाइन शेड्यूल। 2018 के क्वेश्चन में भी एक देखो, अशोक अशोक ने बिल्ड करवाया हुआ एक सिटी था,
जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था, उसका नाम समथिंग सोरघा कुछ था। ओके। तो वो क्या हुआ, एग्जामिनर ने दो बार वही ऑप्शन मतलब दो बार वो ऑप्शन यूज किया था एग्जामिनर ने एक ही पेपर में। तो इसी तरह से ये भी देखो लॉजिक, देखो नाइन्थ शेड्यूल, यहाँ पे भी नाइन्थ शेड्यूल। ठीक है। तो ट्वेल्थ थर्ड शेड्यूल में क्या क्या आते हैं, ओथ। नाइन्थ शेड्यूल अभी हमने डिस्कस किया, बट मैंने यही नहीं बताया ये किससे रिलेटेड है, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ओके। और ये नाइन्थ शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है या नहीं आता है, तो ये केशवानंद भारती केस 1973 में जब हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि जब अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, तो आफ्टर द अप्रैल समथिंग, मेरे को अप्रैल की डेट नहीं याद आ रही वो, बट 1973 के बाद वाली जो भी केसेस है जो फंडामेंटल राइट वायलेट करती है, वो कम मतलब अंडर द नाइन्थ शेड्यूल, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आती है। वो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। ठीक है। और ट्वेल्थ शेड्यूल में क्या है, तो म्यूनसिपालिटीज के रिलेटेड है। ओके। ये जो शेड्यूल्स है उसे हमने कौन सी ट्रिक है, ओल्ड टीयर्स ऑफ, ओल्ड टीयर ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, टीयर ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस ट्रिक से हमने याद किया है। ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the above are correct, the term office of profit is well defined। देखो अभी मैंने कहा था, ये वाला क्वेश्चन देखो, डिफाइन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये गलत होता है। यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट थर्ड गलत है। थर्ड ये देखो, डिफाइन वाला लॉजिक आपको पता होता ना, ये गया ये गया, सीधा आंसर वन एंड टू। ठीक है। और The above mentioned act was amended 5 times। ये स्टेटमेंट सही है। और पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट, देखो सेवरल पोस्ट का है उन्होंने, पॉजिटिव है एक। ठीक है। अभी देखो एक चीज याद रखना है हमें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट even though not defined in constitution but mentioned in article 102 and 191। 102, 102 में क्या मेंशन किया है कि जो एमपीज रहते हैं ना, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। और 191 में है एमएलए और एमएलसी जो रहते हैं ना, ओके, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो एमपी एमएलए और एमएलसी रहते हैं ना, उनके होल्डिंग ऑफ इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सो दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना, नेक्स्ट टाइम ये आर्टिकल पूछ सकते हैं हमें। कोल अभी देखो ये क्वेश्चन भी जो है ना 48 एकदम लॉजिक से सॉल्व करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। ओके। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी। मुझे ये पता नहीं है इंदिरा गांधी ने किया है या नहीं किया। ठीक है। नाउ कोल ब्लॉक आर अलाउड ऑन लॉटरी बेसिस। भाई कोल ब्लॉक लॉटरी बेसिस पे देंगे कुछ भी क्या, ये तो स्टेटमेंट गलत है। ओके। ये ऑक्शन तो होगा ना कुछ भाई, ये पूरा मैं मेरा नाम डाल दूंगा भाई, मुझे लॉटरी लग गई तो ये मिल जाएगा ऐसे इस तरह से। ये और कोल एक मेजर मिनरल है, नॉट नॉट माइनर मिनरल। अभी माइनर मिनरल कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट के अंदर पावर रहती है माइनर मिनरल जब आते हैं। और मेजर मिनरल्स जो रहते हैं जैसे कि कोल, ओके, बाकी के जो एलिमेंट्स रहते हैं, बाकी आयरन, कॉपर, ये सब किस में आते हैं, मेजर मिनरल्स पे आते हैं। और माइनर मिनरल और मेजर मिनरल, ये इनकी कैटेगरी कौन डिसाइड करता है, एंड वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके, ना कि अवेलेबिलिटी। ओके। ये कंसेप्ट यार मतलब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। ओके। तो सेकंड तो गलत है, सेकंड को हटा के देखेंगे, ये गया, अभी ये गया, बचा वन और थ्री। ठीक है। टिल रिसेंटली, अभी थर्ड देखते हैं। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। बाप रे, कुछ भी क्या यार, ये तो गलत है। वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एकदम कॉमन सेंस से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अभी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। पीवीटीजी, पीवीटीजी पर क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स।
PVTG reside in 18 state and one union territory, that is Andaman and Nicobar. ये स्टेटमेंट सही है. A stagnant or declining population is one of the criteria. One of the criteria. Okay, one of the एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी सही है. There are 95. देखो मैंने कहा था क्या करेंगे, 75 होगा तो 95 देंगे, इस तरह से छोटे से ट्रैप स्टिक करेंगे. एक्चुअली 95 नहीं है, 75 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. इरुला और कोंडा रेड्डी, मैंने देखो इरुला हमने इसके पहले कहा था, 2 बार इरुला न्यूज में आया था. और इरुला ट्राइब कौन सी ट्राइब, देखो जो जय भीम वाला मूवी है ना, उस मूवी में जो केस लड़ी थी ना, वो इरुला ट्राइब से वो वाले लोग थे. तो ये स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर क्या है, 1 to 4. 1 to 4, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. ठीक है. अभी क्राइटेरिया एक बार देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम में भी पूछ सकते हैं कि पीवीटीजीज के क्राइटेरिया कौन कौन से हैं. तो पीवीटीजीज के क्राइटेरिया है प्री एग्रीकल्चर टेक, मतलब जो एंशियंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, एंशियंट मतलब वो ओल्ड प्रैक्टिसेस जो फॉलो करते हैं वो. उसके बाद लिटरेसी रेट उनकी बहुत कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन तो कम डिक्लाइनिंग होनी चाहिए, वो तो देखा हमने. और ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड होनी चाहिए. ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल लॉजिक से हम सॉल्व कर सकते हैं. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और provinces contained in ordinary law cannot act prohibition or limitation of the constitution power under the article 142. ठीक है. ठीक है. इन्होंने यही कहा है कि वो आर्टिकल 1, अभी देखो हमें क्या करना है, आर्टिकल 124 से रिलेटेड कौन कौन से हैं. द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आती है आर्टिकल नंबर 324 में. यहाँ पे 144 कुछ भी रिलेशन है भाई, ये तो गलत है. ठीक है. Supreme Court is now constrained in the exercise of its power by law made by the parliament. By the parliament. देखते हैं इसके बारे में. The event in the event of grave financial crisis in the country, President of India can declare the financial emergency. फाइनेंशियल इमरजेंसी अंदर अंडर द आर्टिकल 360 के तहत वो हम लगा सकते हैं. ठीक है. तो हमें तो यहाँ पर 142 आर्टिकल वाला बोला था उन्होंने, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है. स्टेट लेजिस्लेटिव कैन नॉट मेक द लॉ ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो आर्टिकल 246 में है. ठीक है. या फिर आपको इतना याद तो आना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव कुछ तो आर्टिकल 133 से अपॉइंटमेंट होता है, 164 में उनका ये होता है पावर, कंसल्टेशन वगैरह होता है. ठीक है. तो आंसर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट द कंस्ट्रेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू लॉ. अगर आपको ठीक है, ये भी याद आया होगा ना, द आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट डिमांड करता है सुप्रीम कोर्ट को एकादा एकादे उनकी एडवाइस को. ठीक है. तो आपको समझ में आया होगा कि 142 143 एक तो सुप्रीम कोर्ट या फिर लॉ, सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट से कुछ तो रिलेट होगा. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 53 है. विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गवर्नमेंट मेक अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ हाउस एट द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर, ये सही है. प्रेसिडेंट भी करते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट में. ठीक है. वेन और ये जो गवर्नर करते हैं वो आर्टिकल 176 में है. ठीक है. अभी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये यूपीएससी ने गलत बोल दिया है. ठीक है. आंसर 1 दिया है यूपीएससी ने, बट कई जो बाकी जगह पे मैंने देखा तो उन्होंने 1 and 2 आंसर दिया हुआ है. ठीक है. बट हमें यूपीएससी के आंसर की से जाना पड़ेगा. ये जो उन्होंने कहा है ना सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव डज नॉट हैव अ रूल ऑन पर्टिकुलरली मैटर, इट फॉलो द लोकसभा रूल ऑन दिस मैटर, ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी ये गलत बोला है उन्होंने. ठीक है. अभी एक चीज को याद रखना, जो आर्टिकल 208 है ना, उसमें हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक रूल्स रूल्स बना सकते हैं कि जो हाउस है ना उसको रेगुलेट करने के लिए, फिर प्रोसीजर पूरी करने के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस
इन सभी के लिए ये कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 208 में। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग। अरे देखो, करप्शन अलग होती है, स्मगलिंग अलग तरीके से होती है, मतलब इन दोनों का तो कोई मेल है ही नहीं। यूएनसीएसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, is the ever first legally binding global anti-corruption instrument. ओके, एंटी फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल। अभी यहाँ पे बाइंडिंग है बट करप्शन के रिलेटेड है। मतलब क्या है, पीपल का पैसा रहता है, मतलब लोगों के वेलफेयर के बारे में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हैं। ओके, ये पॉजिटिव, मतलब ये हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है, इसको देखते हैं बाद में। The highlight of the United Nations Convention Against Transaction Organized Crime (UNTOC) is the inclusion of specific chapter aimed at returning assets to their rightful owner from whom they has been taken illicitly. इतना इतनी पूरी प्रोसीजर बताई उन्होंने, एम टू रिटर्न करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम is mandated by its member state to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC। ठीक है, तो देखो दोस्तों, थर्ड गलत है, फोर सही है, और ये जो बाइंडिंग वाला है ना, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 and 4 ओनली। अभी क्वेश्चन नंबर 55 है, एज पर रिसेंट अमेंडमेंट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, forest dweller has the right to fell the bamboo grows on the forest area। ये क्या बता रहे, बताए क्या? ये जो आर्टिकल है ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है वो लोग बैम्बू को तोड़ सकते हैं, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, as per the scheduled tribe and other traditional forest dwelling recognition of forest act, बाम्बू इज माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, हमने इसके पहले भी देखा कि बाम्बू जो है, बाम्बू इज अ कैटेगरी ऑफ ग्रास। ठीक है, एक ग्रास की कैटेगरी में आता है। और ये कौन सी फर्स्ट शेड्यूल ट्राइब थी जिन्होंने ये राइट को बेनिफिट किया था पहले, या यूज किया था, या फिर उन ट्राइब को फर्स्ट टाइम वो राइट मिला था, तो वो है बैगाज, बैगाज ट्राइब। बैगाज ट्राइब याद रखना, नेक्स्ट टाइम इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। The scheduled tribe and other traditional forest dwelling recognition of Forest Right Act 2006 allows ownership of minor forest product to dwell फॉरेस्ट ड्वेलिंग, माइनर प्रोडक्ट को ड्वेल करने की। यहाँ पे देखो, तोड़ने की वीड़ने की कुछ नहीं बात कर रही है, सिर्फ जो फॉरेस्ट में गिरे हुए रहते हैं ना, पेड़ पत्तियां, उनको कलेक्ट करने का वो बताया उन्होंने, फॉरेस्ट ड्वेलिंग का शेड्यूल ट्राइब को के पास रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर है 2 and 3, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का आखिरी का क्वेश्चन देखेंगे। हमने काफी क्वेश्चन आज डिस्कस किए थे। ठीक है, विथ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी। ये राइट टू प्राइवेसी वाला तो नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें, इसके पहले भी हमने हमको पूछा था राइट टू प्राइवेसी। कौन सा, ये आर्टिकल 21। अभी इमरजेंसी के अंदर कौन से दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते? 2021। ठीक है, अभी ये जो है ना मैरिज वाला एक्ट, तो हरदिया केस, केरला जजमेंट, उन्होंने कहा था राइट टू मैरी, फिर राइट टू लिबर्टी, और मैंने राइट टू प्राइवेसी वाला बोला था, तो वो था पुट्टी स्वामी जजमेंट में। ठीक है दोस्तों, अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट या फिर कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देखो दोस्तों, एक चीज बताना चाहता हूँ मैं। देखो, क्वेश्चंस ना अलग अलग, मतलब कई क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कई क्वेश्चन इजी होते हैं, कई मॉडरेट होते हैं। हमें वो जो डिफिकल्ट रहते हैं ना, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ओके, ये जो इजी कैटेगरी और मॉडरेट वाले, उस पे ही हमें ज्यादा कमांड करना है। ठीक है, हमें 100 में से 100 क्वेश्चन अटेंड नहीं करने। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।